नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को MFI का गठन से संबंधित विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। देखिए, MFI का गठन क में है कि सूक्ष्म वित्त संस्था पंजीकरण के जरिए उधार देने की अनुमति प्राप्त करती है। प्रत्येक विधिक संरचना के गठन की अलग अलग अपेक्षाएं और विशेषाधिकार है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं नियमानुसार 5 संस्थाओं के रूप में पंजीकृत की जाती है। सूक्ष्म वित्त में लगे गैर सरकारी संगठन NGO, MFI, जिनमें सोसाइटी और न्यास शामिल है। तो जो देखिए, सूक्ष्म वित्त जो संस्था है वो पंजीकरण के जरिए उधार देने की अनुमति प्रदान करती है। जैसे कि होता है कि जीविका में जो ऋण मिलता है CCL का, तो वो सूक्ष्म वित्त ही संस्था से के जरिए मिलता है। और प्रत्येक विधिक संरचना अलग अलग अपेक्षा और विशेषाधिकार है। भारत में वित्त संस्थाएं 5 है, तो गैर सरकारी वाला भी और NGO और इनमें से न्यास भी शामिल है। अब यहाँ ख में है परंपरागत राज्य स्तरीय सहकारी अधिनियम, राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्य सहकारी विधान अधिनियम MSCA 2002 या नए राज्य स्तरीय आपसी सहायता प्राप्त सहकारी अधिनियम MSACS अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियाँ। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि परंपरागत राज्य स्तरीय सहकारी अधिनियमों, राष्ट्रीय स्तर बहुराज्य सहकारी अधिनियम 2000 MSCA 2002 या नए राज्य स्तरीय आपसी सहायता प्राप्त कर सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं। उसके बाद ग में है धारा 25 वाली कंपनियां लाभ के लिए नहीं है। जो धारा 25 वाली कंपनियां हैं उसको इसका लाभ नहीं मिलता है। घ में है लाभ के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC, और अंगह में है NBFC MFI। अब चलिए हम इसमें आपको बताते हैं NGO, MFI सहकारी समितियां और धारा 25 वाली कंपनियां से रिलेटेड। गैर लाभ वाली कंपनियां के रूप में परिचालित सूक्ष्म वित्त संस्थाएं NGO, MFI सहकारी समिति या धारा 25 वाली कंपनी के रूप में परिचालित हो रही है। प्रत्येक संस्था इक्विटी निवेश स्वीकार करने और लाभांश की क्षमता के रूप में थोड़ी सी अलग संरचित की गई है। यहाँ देखिए कि गैर लाभ जो कंपनी के रूप में परिचालित होता है उसमें सूक्ष्म वित्त संस्थाएं NGO, MFI सहकारी समिति या धारा 25 वाली कंपनी के रूप में परिचालित हो रही है। प्रत्येक संस्था स्वीकार करने और लाभांश के क्षमता के रूप में थोड़ी सी अलग संरचित की गई है। कुछ विनियम ऐसे हैं जो इन संरचनाओं और पंजीकरण की अपेक्षा के अलावा लागू होते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं NBFC भी इसी में शामिल है। भारत में मुख्य धारा वाला वित्तीय क्षेत्र मुख्यतः 2 श्रेणियों में बंटा हुआ है। वित्तीय क्षेत्र का जो NBFC है वो 2 श्रेणियों में बंटा हुआ है और है बैंक और NBFC में। तो बैंक NBFC की तुलना में अधिक सख्त विनियम का पालन करते हैं और क्योंकि जनता में जमा राशियाँ स्वीकार करने की अनुमति है।
एनबीएफसी बैंक और एनबीएफसी की तुलना में अधिक सख्त विनियम का पालन करता है और इसमें जमा राशियाँ भी स्वीकार ज़्यादा से ज़्यादा होता है और इनमें प्रणालीगत जोखिम मानी जाती है। एनबीएफसी विभिन्न प्रकार की वित्तीय कंपनियां हैं जो सभी एक जैसी विनियामक अपेक्षाओं के अधीन है। कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थाएं पूंजी बाजार में प्रवेश का लाभ उठाने के लिए हाल में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत करवाई है। जो सूक्ष्म वित्त जो संस्थाएं है वो पूंजी बाजार में मतलब क्या काम करता है कि लाभ उठाने के लिए एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत करवाता है और एनबीएफसी के रूप में परिचालित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संख्या भारत के सूक्ष्म वित्त बाजार से अधिक है। एनबीएफसी जो सूक्ष्म वित्त जो बाजार है ना, वो संस्था से एनबीएफसी मतलब ज़्यादा है, वो प्रचालित होता है, जिसमें सभी सूक्ष्म वित्त ऋणों का 80% बकाया पोर्टफोलियो के आधार पर लगभग 50 एनबीएफसी के पास है। अब हम बता रहे हैं एनबीएफसी और एमएफआई दोनों। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने वाली निधियों वाली अर्हता प्राप्त लाभ के लिए संस्थाएं एनबीएफसी एमएफआई के रूप में पंजीकृत है। यह एनबीएफसी की उप श्रेणी रिजर्व बैंक द्वारा मई 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के रूप में परिचालित एनबीएफसी को वर्गीकृत करने के तरीके के रूप में सृजित की गई थी, जो कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करती है। समझिए कि एनबीएफसी एमएफआई है जो प्राथमिकता क्षेत्र को जो उधार देने वाला जो कंपनियां हैं और जिससे लाभ मिलता है उसके जरिए संस्थाएं एमएफआई के रूप में पंजीकृत होता है और यह एनबीएफसी उप श्रेणी रिजर्व बैंक द्वारा 2011 में वित्त संस्थाओं के रूप में परिचालित हुआ। एनबीएफसी का वर्गीकृत करने का तरीका सृजित है जो अपेक्षा को पूरा करता है। अब यहाँ देखिए कि एमएफआई के लिए रिजर्व बैंक, एनबीएफसी एमएफआई को जमा राशि न लेने वाली एनबीएफसी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कंपनी के अलावा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है। जो एनबीएफसी एमएफआई के जरिए जो जमा राशि लेने वाला होता है भारतीय कंपनी, तो वो जो कंपनी है 1956/2013 के अंतर्गत जो लाइसेंस प्राप्त मतलब किया है उसको परिभाषित किया जाता है, जिसका शर्तें हम आप लोग को बता रहे हैं क्या क्या है। 1 में है न्यूनतम स्वाधिकृत निधियाँ जो 5 करोड़ रुपए देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई के लिए न्यूनतम स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा 2 करोड़ रुपए होगी। इसका जो हम बता रहे हैं इसको परिभाषित जो करता है एनबीएफसी एमएफआई को, उसी से संबंधित आपका जो शर्त पूरा किया जाता है वही बता रहे हैं कि न्यूनतम स्वाधिकृत निधियाँ 5 करोड़ रुपए देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत किया गया है एनबीएफसी। अब सेकंड में है इसकी निवल अस्थियों का कम से कम 85% अर्हकारी अस्थियों के रूप में होती है। अस्थिया से संबंधित भी आप सबको पहले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा तो हम अस्थिया से रिलेटेड भी बता देंगे। उपर्युक्त 2 के उद्देश्य के लिए जो 2 के लिए उद्देश्य है वो देखिए, निवल अस्थिया को नकदी और बैंक शेष एवं मुद्रा बाजार लिखतों के अलावा अन्य कुल अस्थियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। निवल जो अस्थिया नकदी जो बैंक में शेष एवं मुद्रा बाजार लिखतों के अलावा जो अन्य है उसको परिभाषित किया जाता है। अब देखिए अर्हकारी अस्थिया से संबंधित देखिए से आशय ऐसे ऋण से जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। तो इसका क्या है, क में है एनबीएफसी एमएफआई द्वारा ऐसे उधारकर्ता को
वितरित ऋण जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्र परिवार में की आय 1,60,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ख में है पहले चक्र में ऋण की राशि 60,000 रुपये से अधिक और बाद वाले चक्रों में 1 लाख रुपए से अधिक न हो। अर्हकारी अस्तिया से संबंधित है। इसका मानदंड क्या पूरा होता है। ग में है उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता 1 लाख रुपए से अधिक न हो। उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता की गणना करते समय शिक्षा और चिकित्सा खर्च के लिए गए ऋण यदि कोई हो को छोड़ दिया जाएगा। यह जो उधारकर्ता जो मिलता है वो चिकित्सा के खर्च के लिए मिलता है और ऋण शिक्षा के लिए। अब है घ में है 15,000 रुपये से अधिक ऋण राशि के लिए कम से कम 24 महीने की ऋण अवधि साथ ही बिना पेनल्टी के समय पूर्व चुकौती की प्रावधान हो। इसमें जो MFI के जरिए जो मिलता है तो वो जो स्वयं सहायता समूह में जो मिलता है तो इसमें ऐसे 24 महीना मिलता है। पहले जो फर्स्ट किस्ती का मिलता है वो 18 महीना के लिए, उसके बाद दूसरा लोन मिलता है वो 24 और तीसरा जो 36। तो इसमें अगर 15,000 तक है चाहे 20,000 तक भी है तो 24 महीना में पैसा भर सकते हैं। अंग में है ऋण बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के दिया जाए। और च में है आय उत्पन्न करने के लिए दिए गए कुल ऋण की राशि MFI द्वारा दिए गए कुल ऋणों का कम से कम 50% हो। हम चलिए जल्दी हम आप लोग को बताते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। 6 में है ऋण की चुकौती उधारकर्ता की इच्छा पर साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किस्तों में की जाए। तो जो भी ऋण का चुकौती होता है वो साप्ताहिक, पाक्षिक तो नहीं करना चाहिए, मासिक ही करना चाहिए। अब इसका थर्ड में है इसके अलावा NBFC MFI द्वारा शेष प्रतिशत आस्तियों से उत्पन्न आय इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार हो। चार में NBFC MFI के रूप में अर्हता प्राप्त न करने वाली भी NBFC सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को ऋण प्रदान नहीं करेगी जो कुल आस्तियों के 10% से अधिक हो। अब चलिए ख में क्या है, उधार देने में उचित पद्धतियाँ। तो ब्याज दरों में पारदर्शिता होना चाहिए। तो क में है क्या है, ऋण के मूल्य निर्धारण में केवल 3 घटक होंगे तथा ब्याज प्रभार, प्रोसेसिंग प्रभार और बीमा प्रीमियम जिससे उसके संबंध में प्रशासनिक प्रभार शामिल है। अब ख में है पेंडिंग भुगतान के लिए कोई पेनल्टी वसूल नहीं की जाएगी। ग में है NBFC MFI उधारकर्ता से कोई प्रतिभूति जमा मार्जिन नहीं लेगी। घ में है ऋण करार एग्रीमेंट के लिए मानक फॉर्म होना चाहिए। अंग में है प्रत्येक NBFC MFI को उधारकर्ता को ऋण कार्ड देना चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित हो। जैसे भी ऋण मिलता है तो उसको NBFC MFI कार्ड को उधार वाला मतलब वो ऋण मिलता है और उसमें पैसा भी चढ़ाया जाता है जिसको वापसी नियोजन भी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए कि 1 में है प्रभावी ब्याज दर। अब है ऋण 2 में है ऋण से संबंध सभी अन्य शर्त एवं निबंध। 3 में है सूचना जो उधारकर्ता को पर्याप्त रूप से पहचानती हो। और 4 में है NBFC MFI से चुकौतियों की पावती जिसमें प्राप्त किस्तें और अंतिम अनुमोचन शामिल है। 5 में है ऋण कार्ड में पर सभी प्रविष्टियाँ स्थानीय भाषा में लिखी होना चाहिए।
च में है NBFC MFI द्वारा प्रभावी ब्याज दर इसकी सभी कार्यालयों में प्रमुख स्थानों इसके द्वारा साहित्य और इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए। अभी तो बहुत है MFI में बताने के लिए, बहुत सारा है, तो हम आप लोग को इतना नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। हम एक बार आपको शुरू से बता देते हैं, आप लोग को उतना हम समझा नहीं पाते क्योंकि वीडियो ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप सभी हमारा वीडियो देखिए, एक बार शुरू से अंत तक दिखा देते हैं। जो भी नहीं समझा है वो भी समझा देंगे ताकि आपको MFI से संबंधित कहीं कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप सभी आराम से बता दीजिएगा। यह जीविका के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है और बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा है? यहाँ तक है, लास्ट है, यहाँ तक हम नहीं समझा पाए हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।